Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Extent of burn injury can be assessed using. किसी पेशेंट में बर्न परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं रूल ऑफ नाइन, पाल्मर मेथड, लेन ब्राउडर्स मेथड या फिर ऑल द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए ब्रीफली इन सभी मेथड्स के बारे में डिस्कस करें। इन रूल ऑफ नाइन, एस्टिमेट द बॉडी सरफेस एरिया ऑन एन अडल्ट दैट हैज़ बीन बर्न्ड बाय यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन मेथड के अनुसार हम किसी भी पर्सन जिसे बर्न हुआ है उसकी बॉडी को 9 के मल्टीप्लाई सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे पूछा भी गया है। एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। रूल ऑफ नाइन के अनुसार किसी भी पेशेंट का फेस और बैक ऑफ द फेस ईच साइड 4.5% कैलकुलेट किया जाता है। यानी हम सिंपली कहें तो स्कल जो है 9% वेटेज रखता है। अब इस पर्सन में जो अपर एक्सट्रीमिटी है यानी पर्सन का जो सिंगल हैंड है वो 9%, तो इस तरह से टोटल 99% हो गया। अब इस पर्सन के अंदर चेस्ट और बैक दोनों मिलाकर 18% और एब्डोमेन और उसका बैक पोर्शन 18%, ईच लेग 18% और जो पेरिनियम वाला एरिया है वो 1% होता है। तो आप जब इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 100% बॉडी मिलेगी। नेक्स्ट मेथड है लैन ब्राउडर्स मेथड। It is a method for estimating the extent of burn that allows for varying proportion of body surface in person of different ages. इस मेथड का इस्तेमाल करके हम बेसिकली चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में बर्न परसेंटेज एरिया कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड के द्वारा डिफरेंट एज ग्रुप में जो बॉडी बिल्डअप होता है उसका एक्सट्रीमिटी और हेड नेक के साथ जो सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए सेपरेट मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लैंड एंड ब्राउडर्स मेथड बेसिकली यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल्मर मेथड। इट इज़ अ स्कैटर्ड बर्न परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द पेशेंट्स ओन पाम एज 1%। जिस पेशेंट में बर्न हुआ है उसके हाथ की हथेली या पाम को 1% मानकर इसके इक्वल एरिया को कैलकुलेट किया जाता है जितने एरिया में बर्न हुआ है, और फिर इसे परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे के लिए यदि आपको किसी यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करना है तो इसमें आप एज अ प्रिजर्वेटिव क्या मिक्स करेंगे? टाउलिन, बोरिक एसिड, फॉर्मेलिन या ऑल द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर हम टाउलिन, बोरिक एसिड, फॉर्मेलिन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द अबव मेंशन प्रिजर्वेटिव्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl and chloroform are also used as a preservative agent in 24 hours urine collection. Next question, method used to assess urine specific gravity. यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के असेसमेंट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप्स या ऑल ऑफ द अबव?
The right answer is option D, all of the above. Most commonly used method is urinometer, which is simple and easy to carry out in the bedside of the patient. वैसे तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम ये तीनों ही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड कौन सा है तो आप बताएंगे यूरिनोमीटर। इस पोर्टेबल डिवाइस के द्वारा हम बेड साइड से ही पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करके इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.005 से लेकर 1.030 के बीच होती है। दिस इज़ द नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी पर्सन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है उस पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन है, और अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आती है तो इसका मतलब है उसका यूरिन डाइल्यूटेड है, यानी उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसी कंडीशन है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेजर्ड बाय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की प्रभाविता या एफिकेसी को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पर्ल इंडेक्स ओनली, लाइफ टेबल एनालिसिस ओनली, लाइफ टेबल एनालिसिस एंड पर्ल इंडेक्स, या फिर नन ऑफ दीज? The right answer is option C, life table analysis and Pearl index. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एफिकेसी को डिटरमाइन करने के लिए लाइफ टेबल एनालिसिस और पर्ल इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। Contraceptive efficacy is assessed by measuring the number of unplanned pregnancies that occur during a specified period of exposure and use of contraceptive methods. कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज कितनी हुई हैं, इसका नंबर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी कहलाती है। बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ अ फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज। लो बर्थ वेट बेबी का मुख्य कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। इन्फेक्शन, डायबिटीज़, एनीमिया या प्री मैच्योरिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी के कारण लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। नॉर्मली जन्म के समय अगर किसी बच्चे का जन्म 2.5 केजी या इससे अधिक है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन 1.5 केजी से 2.5 केजी के बीच हो तो इसे लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है। और अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 1 केजी से 1.5 केजी के बीच हो तो इसे हम वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चे का वजन 1 केजी से कम हो जन्म के समय तो इसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉक्सिन। किस हार्मोन को हम थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? T1, T2, T3, T4? The right answer is option D, it is T4 हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम T4 हार्मोन या टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही थायराइड ग्लैंड से T3 हार्मोन भी सिक्रीट होता है, इसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The incidence of thyroid is common when the amount of iodine in salt consumed is less than. खाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कितने से कम होने पर थायराइड डिजीज होने की संभावना रहती है? 30 ppm, 15 ppm, 20 ppm या 25 ppm? Correct answer is option B, it is 15 ppm. Level of iodization at production level should be 30 particles per million, or at consumer level 15 particles per million, to decrease the incidence of iodine deficiency disorders. आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज यानी आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए खाने में 15 ppm से अधिक लेवल का आयोडीन होना चाहिए। साल्ट के अंदर यदि 15 ppm से कम आयोडीन होगा तो यहाँ पर थायराइड डिजीजेस हो सकते हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन लेवल पर साल्ट में कितना आयोडीन होना चाहिए, तो आप बताएंगे 30 पार्टिकल्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसिनोसिस इज सीन इन। बाइसिनोसिस डिजीज किस से संबंधित है यह आपको बताना है। आयरन फैक्ट्री से, ग्रेन फील्ड से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या सीमेंट फैक्ट्री से। The right answer is option C, it is टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, बाइसिनोसिस जो डिजीज है वो कॉटन डस्ट के कारण होता है, और कॉटन मीन्स क्लोथ, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से संबंधित है। दिस इज क्लियर। सिंपली अगर बताएं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कपास, कॉटन से रिलेटेड काम होता है, यानी कपड़े बनाए जाते हैं। उन जगहों पर काम करने वाले पर्सन्स के लंग्स के अंदर ये कॉटन डस्ट इन होती है और फिर उन्हें ये बाइसिनोसिस डिजीज हो जाता है। बाइसिनोसिस एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। सिम्टम्स की बात करें तो इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट के लंग्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके कारण पेशेंट में चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, कफिंग, मसल एंड जॉइंट पेन, फीवर आदि देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अराइजेज इन बोन मैरो इज। आपको बताना है बोन मैरो से संबंधित मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है। मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोसार्कोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, हेमेंजियोसार्कोमा। The right answer is option A, it is multiple myeloma. मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो से अराइज होने वाला मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग टाइप के ट्यूमर्स माने जाते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट अराइजेज इन बोन मैरो इज मल्टीपल माइलोमा। लिम्फोसार्कोमा लिम्फोइड टिश्यू से अराइज होने वाला ट्यूमर है। बेसल सेल कार्सिनोमा ग्लैंड्यूलर टिश्यू से अराइज होता है। हेमेंजियोसार्कोमा अराइजेज फ्रॉम ब्लड वेसल्स। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। कौन सा हार्मोन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है।
thyroid gland, pancreas, adrenaline, testis. The right answer is option A. थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं. थायराइड हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेल्युलर प्रोटीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, पेरिस्टालसिस, एक्टिविटीज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. थायराइड हार्मोन इन चारों कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल माने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइल टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट with endotracheal intubation and mechanical ventilation, the nurse measures and monitors endotracheal cuff pressure. The cuff pressure that prevents tracheal injury is. किसी पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई गई और वेंटिलेटर कनेक्ट किया हुआ है. इस पेशेंट में एंडोट्रेकियल कफ प्रेशर कितना होना चाहिए कि उसे ट्रेकियल इंजरी ना हो. सिंपली नॉर्मल एंडोट्रेकियल कफ प्रेशर आपको बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 10 to 15 mm of Hg, 15 to 20 mm of Hg, 20 to 25 mm of Hg या फिर 25 to 30 mm of Hg. The right answer is option C. It is 20 to 25 mm of Hg. Normal capillary perfusion is estimated 30 mm of Hg. To ensure the adequate tracheal perfusion, cuff pressure is maintained at 20 to 25 mm of Hg. सिंपली आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे 20 से 25 mm Hg. यदि आप एंडोट्रेकियल कफ में एयर फिल करते हैं तो इसके कारण किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी. एंडोट्रेकियल ट्यूब बेसिकली एक कैथेटर है जो कि ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है एयरवे को मेंटेन करने के लिए. जो पर्सन स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है और इसके लिए ट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है. ट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी एक ट्यूब होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोन पंप इनिबिटर ड्रग इज. प्रोटोन पंप इनिबिटर ड्रग का एग्जाम्पल आपको बताना है. बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेनिटिडीन, सुक्रालफेट, पेंटोप्राजोल, ऑल ऑफ द अबव. The correct answer is option C. It is pentaprazole. प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल इंपॉर्टेंट हैं. रेनिटिडिन मेडिसिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है. सुक्रालफेट साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है. प्रोटोन पंप इनिबिटर और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन्स का इस्तेमाल गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विंडो पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन फ्रॉम. विंडो पीरियड क्या है इसे आपको बताना है. ऑप्शन ए. एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स. ऑप्शन बी. exposure to laboratory detection of disease. Option C. entry of organism to maximum communicability. या फिर ऑप्शन डी. none of the above. The correct answer is option B. किसी पर्सन के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर लैब रिजल्ट्स द्वारा इसका डिटेक्शन होना, डिजीज़ का कंफर्म होना, ये पूरा समय विंडो पीरियड कहलाता है. मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हुआ, यहाँ से लेकर पर्सन में सिम्टम्स आए और फिर वो हॉस्पिटल जाके लैब टेस्ट करवाता है, यहाँ पर उसे डिजीज़ कंफर्म होता है। तो ये पूरा जो पीरियड है इसे आप विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि पर्सन में डिजीज़ एक्सपोजर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर सिम्टम्स के अपीयर होने का समय क्या कहलाता है? This is called incubation period. This is incubation period and this is whole window period. Next question. For eye examination, the instrument is used is. आई एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप, ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप या परक्यूशन हैमर? The right answer is option C. It is ophthalmoscope. ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा हम आइज़ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द इंटीरियर ऑफ आई, स्पेशली द रेटिना। रेटिना के एग्जामिनेशन हेतु मुख्य रूप से हम ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। रेटिना हमारे आइज़ का सबसे अंदर वाला लेयर होता है। ऑटोस्कोप क्या काम आता है? ऑटोस्कोप बेसिकली हमारे ईयर्स के एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। परक्यूशन हैमर क्या है? परक्यूशन हैमर इज़ अ काइंड ऑफ हैमर विथ अ रबर हेड यूज्ड फॉर टिपिंग सरफेस ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसे आप परक्यूशन हैमर कहते हैं। परक्यूशन हैमर में ऊपर की तरफ एक रबर पार्ट लगा होता है और ये स्टिक होती है। इसके द्वारा हम बॉडी के किसी भी हिस्से पर चोट करते हैं, टैपिंग करते हैं, और इस टैपिंग या चोट के बाद जो आवाज़ होती है उसको सुनकर हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कंडीशन को डायग्नोज करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।